वेलकम टू सीएम ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 6 के इतिहास का पहला अध्याय हमारा अतीत देखने वाले हैं, जो कि क्लास 6 के लिए तो फायदेमंद है ही। उसके साथ साथ जो विद्यार्थी क्लास 8 में हैं और वो स्कॉलरशिप एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो इतिहास विषय से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि क्लास 6, 7 और 8 से ही रहता है। और जो क्लास 12 में है, अगर वो अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं, क्लास संकाय से हैं, उनका विषय इतिहास है, तो वो देख सकते हैं कि क्लास 12 में इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। बुक 1, बुक 2, बुक 3। बुक 1 जो है ना क्लास 6 के ही तर्ज पर है, जो कि अगर आप ये क्लास 6 का पढ़ते हैं तो वहाँ आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा अतीत। हमारा अतीत ये जो है ना चैप्टर का नाम है, हमारा अतीत, यानी कि जो बीत चुका है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, उसी को अतीत कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये है क्या, तो ये बात कीजिएगा, इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है, यानी कि जो बीत चुका है उसका जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए जरूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं, यानी कि जो बीत चुका है उसके बारे में जानकारी लेने के बाद ही वर्तमान का हम लोग कल्पना कर सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी यथार्थ गुम हो चुकी है। आगे देखते हैं हम लोग। आप जानते हैं कि मनुष्य एक जो है ना सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि ये समाज में लोग के साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए इसका सामाजिक प्राणी बोला जाता है। हम सभी समाज में रहते हैं। यह जो है ना समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला है। आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैश्विक गांव है। वैश्विक गांव का मतलब क्या होता है? पूरा विश्व जो है ना एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, जो कि आगे चल के हम वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब वैश्विक गांव का मतलब क्या होता है कि देश विदेश का कोई भी सामान अगर आपको चाहिए तो आराम से कहीं भी आपको उपलब्ध हो सकता है, या सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। क्या हमारा समाज सदा से ऐसा ही था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ है? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। आप यह भी जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती, बल्कि जो है जमीन के नीचे दबे अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलती है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि इतिहास के बारे में जानकारी जो है ना हमें किताब के साथ साथ जो है ना लिखित प्रमाण के साथ साथ पूरा अवशेष से भी मिला है। लिखित प्रमाण जो मिला है उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, और जो पुरातात्विक प्रमाण मिला है जिस समय लिखित प्रमाण नहीं था उसको पूर्व ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। यह काल जो है ना, यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। यानी कि पूर्व ऐतिहासिक काल मतलब जब लिखित प्रमाण था उससे पहले के समय को जो है ना पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिस समय लिखित प्रमाण नहीं था। पुरातात्विक अवशेष के माध्यम से जो है ना उस कालखंड के बारे में हमको जानकारी मिलती है। बहुत से समाज भी हैं, विशेषकर कबायली या जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया। उनके बीच जो किंवदंतियां, किस्से, कहानी, रीति रिवाज प्रचलित हैं, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। तो आपको यह अंदाजा हुआ होगा कि इतिहास को जानने में साधन का स्रोत अनेक हैं और विभिन्न प्रकार के हैं। देखिए, साधन की बात कीजिएगा तो इतिहास की जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक अवशेष से भी प्राप्त हो सकता है, साहित्यिक स्रोत से भी प्राप्त हो सकता है, या फिर जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह है उससे भी जो है इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलता है। आगे देखते हैं। इन्हीं तमाम साधनों या स्रोतों के आधार पर इतिहास हमें अतीत के बारे में जानकारी देता है। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, उसने कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया, कैसे अपने जीवन की जरूरतें पूरी की, कैसे शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उसमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग के उपयोग को जाना, औजार हथियार बनाए, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग किया, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया। यानी कि जो चीज हम अभी देख रहे हैं ये सब किस प्रकार से जो है ना मानव करना सीखा, यानी कि एक सभ्य समाज का निर्माण किया और प्रशासनिक इकाई को मजबूत किया, वो सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। पहले के लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते थे, उनका सभ्यता संस्कृति किस प्रकार का था उसके बारे में, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, कैसे साम्राज्य संगठित हुए, धीरे धीरे बिखर गए, उत्थान और जो है पतन चक्र किस प्रकार चलता रहा, इस सब बातों की जानकारी आप इतिहास से प्राप्त करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक किसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेगी। देखिए, उत्थान के मतलब किस प्रकार से प्रोग्रेस, विकास हुआ, और पतन माने किस प्रकार से वो जो है ना अंततः समाप्त हो गया, ये सभ्यता के बारे में बता रहा है। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी जो है ना बुनियादी बातों को समझेंगे। किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है, यानी कि कुछ विशेष एक स्थान होता है। पहले जो भी सभ्यता या समाज का निर्माण होता था तो नदी के किनारे होता था, है ना। उसका कुछ कारण था। इसका विकास जो है ना, विकास में परिस्थितियां, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण विशेषताएं, सभी प्रकार का योगदान होता है।
कभी आपने विचार किया है कि नदी घाटी में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? तो विकास होने का कारण था क्योंकि यातायात साधन उत्तम थे, जल का उपलब्धता था, मैदानी इलाका आता था, है ना, जिससे खेती वगैरह किया जा सके, इसलिए जो है ना मैदानी यानी कि नदी के किनारे ही लोग ज़्यादा निवास करते थे, है ना। आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था, बाहुल्य माने बहुत ज़्यादा भूमि पाया जाता था। यहाँ खेती का जो है ना काम आसान था, नदिया के रास्ते व्यापार की भी सुविधा थी। ऐसे ही अनेक परिस्थितियां सभ्यताओं के विकास में सहायक होती है। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। क्योंकि आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, इससे जानना आपके लिए जरूरी है। फिर आप जो है ना कार्यक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है। सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे, है ना, कालों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता, जिस आधार पर किया जाता है, यह आप जानेंगे। फिर आप यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन किन साधनों से आप प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इसका क्या महत्व और उपयोगिता है। तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा था, अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था, मगर जो है ना सभ्यता की किरण अभी नहीं फूटी थी। इसी, है ना, इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन थी, है ना। कंदमूल जमा करके या शिकार करके ये अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाना शुरू किए। यह शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ में नहीं आए, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। लेकिन आविष्कार की बात कीजिएगा तो ये क्या पत्थर के औजार बनाए सबसे पहले, है ना। उसी ही तरह आगे का उपयोग मनुष्य ने सीखा। यह भी एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि जो है मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आए। अब वह अपना खाना पकाकर खाने लगा, अगर आग से खुद को ठंड से और जानवरों से बचाने लगा, उसके जीवन का स्तर पहले से जो है ना उन्नत हो, यानी कि विकास कर गया। चौथे अध्याय में आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझ सकेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ली थी, अब पशुपालन, व्यापार और यातायात में प्रगति आई। स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्युपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। मृतकों के दाह संस्कार के तरीके सोचे गए। मिट्टी में सबको गाड़ने की प्रथा चली, जिसके साक्ष्य जो है इसी युग से मिलते हैं। यानी कि बात कीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, जब मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है या फिर जलाने के समय सबका जो है ना सर और पैर किस दिशा में रहता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बात करते हैं हम। 5वें अध्याय में आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यह वह चरण है जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ कर लिया था, मगर लिपि विकसित न होने के कारण अपने इतिहास के लिखित साक्ष्य, है ना, उन्नत नहीं है, साक्ष्य उसने नहीं छोड़े हैं। पुरातत्व या जमीन के नीचे गरीब वस्तुओं की खोज और अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। अब नगरों का विकास हुआ, प्रशासन तंत्र, नगर निर्माण को योजनाबद्ध रूप, व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के जो है ना अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। इन लोगों को लिपि की भी जो है जानकारी थी। अनेक मोहरे पर उनके लेख मिलते हैं, लेकिन जो है ना अभी तक उनको पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसे पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर करना पड़ता है। यानी कि जो है ना ये पूरा बुक का जो है ना एनालिसिस बता रहा है, पहला अध्याय में क्या पढ़ना है, दूसरा अध्याय में क्या पढ़ना है, तीसरा अध्याय में क्या पढ़ना है और चौथा पांचवा अध्याय में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। अब छठे अध्याय में देखेंगे हम लोग छठे अध्याय में क्या पढ़ना है। तो छठे अध्याय की बात कीजिएगा तो छठे अध्याय में आप वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। वेदों की रचना हुई, आरंभ में लिखित रूप से नहीं थे, इसलिए जो है ना इसके लिए श्रुति शब्द का प्रयोग होता है, कालांतर में इसको लिखा गया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य उन्नत और परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का जो है सरल रूप ज्यादा विकसित और जटिल बनता गया। 7वां अध्याय की बात कीजिएगा तो 7वां अध्याय उस चरण को दर्शाता है जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक संबंधित रूप सामने आया। राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ और इससे संबंधित सैन्य, प्रशासनिक और नई गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिनका प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पड़ा। बौद्ध धर्म की बात कीजिएगा तो बौद्ध धर्म को जो है ना, बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता था। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात कीजिएगा तो महावीर स्वामी थे। इन बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। आप शायद यह
पता नहीं हो कि इस चरण में बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है ना बना। विश्व के प्रथम गणराज्य की ओर भारत के पहले जो है ना साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई थी, है ना। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी जो है ना बिहार था। अध्याय 9 में मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे, विशेषकर अशोक के महान की उपलब्धियों से आप परिचित होंगे, जिसने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत में पड़ोसी राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। आगे चलकर इन्हीं संबंधों ने भारत में सांस्कृतिक प्रभाव का विदेशों में विस्तार हुआ। 10वां अध्याय में मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीति की स्थिति को दर्शाता है। विशाल साम्राज्य के स्थान पर अब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए। इनमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिसकी स्थापना विदेशी मूल के शासकों ने की थी। इसके फलस्वरूप सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया और समृद्धि हुई। इसी काल में दक्षिण भारत में भी सभ्यता के विकास के साक्ष्य हमें मिलते हैं। आगे नेक्स्ट देखेंगे 11वां अध्याय में हमें क्या पढ़ना है। 11वां अध्याय की बात कीजिएगा तो सुदूर क्षेत्रों में भारत के प्रभाव के विस्तार के संबंध में जानकारी, विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। आप यह जान सकेंगे किस प्रकार बौद्ध धर्म और उसके प्रभावधीन कला और शिल्प के क्षेत्र में परंपराओं का विकास हुआ। 12वें अध्याय और 13वें अध्याय में आप भारत में होने वाले राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति से के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, जबकि जो है ना अंतिम अध्याय में आप कुछ प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बच्चों, उपयुक्त उदाहरणों से आपको यह अनुभव हुआ होगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आपने देखा होगा कि मानव समाज के विकास का क्रम इस लंबे समय तक फैला है। इसमें उत्थान और पतन दोनों बारी बारी से प्रमुख प्रस्तुत होते हैं। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं, इसलिए हमें उन कारणों का बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक और अनिवार्य है। तो बात कीजिएगा, जो भी है ये ओवरव्यू दिया गया है, जो हमें जो है ना ये हमारा जो अतीत है इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो टोटल जो है ना 13 अध्याय के बारे में बताया गया, जो कि आप देख सकते हैं 13 अध्याय के बारे में, है ना, जो कि अंतिम अध्याय जो है ना क्या है 13 है, जो इस सब के बारे में जो है ना हमको क्या करना है, पढ़ना है।